in 2022, the world champions are Argentina. भने जस्तो काम हुँदैन। गाउँभरि सुन्नु गाउँभरिको सबै हुन्छ विदेशमा ऋण तिर्दा फेरि अहिले नि ऋण छ फेरि जान विचार छ विदेशतिर मान्छे धेरै बखरी भेडा जस्तै हालिदिएको छ। सबै त्यो त्यहाँको फौजहरू बोलाएर सबैले यस्तो अब बसमा हिँड्ने त जेलमा लिएर गयो। ठिक छ एक दिन फेरि त्यहाँ रुममा लग्यो कसैले हतकडी लगाएर आफूलाई पनि अब मन खिन्न हुन्छ अब यस्तो नेपाली दाजुभाइहरू यसरी बित्नु हुँदाखेरि। ये वीडियोस देखकर आप सभी का मन दुखी जरूर हो गया होगा। इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 को लेकर नेपाली से रिलेटेड कुछ बहुत शॉकिंग और निराशा करने वाली चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। जी हाँ, ये वही फीफा वर्ल्ड कप है जो कि दुनिया के टॉप मोस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स में से है, जो कि हर 4 साल में एक बार आता है और इसको पूरी दुनिया में से आधे से भी ज्यादा लोग देखते हैं। और इस साल का फीफा वर्ल्ड कप कतर होस्ट कर रहा था और इसको लेकर कुछ डार्क रियलिटी निकलकर सामने आई है और इन डार्क रियलिटी को कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है कई सारे नेपाली ने, साथ साथ और सारे वर्कर्स ने। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कतर में नेपालियों को लेकर, साथ ही साथ दुनिया भर के और तमाम लोगों को लेकर, जिसको लेकर ही वर्ल्ड मीडिया ने सवाल पूछे हैं कतर से। और आखिरकार कतर क्या छुपा रहा है इस फीफा वर्ल्ड कप की धूमधाम के पीछे। ये चीजें इतनी जरूरी भी हैं क्योंकि इससे नेपालियों की जान जुड़ी हुई है और नेपाल गवर्नमेंट इस पर क्या रिएक्ट कर रही है इस पर भी हम बात जरूर करेंगे। साथ ही जानेंगे फीफा वर्ल्ड कप का मैकेनिज्म क्या और इसको कैसे आयोजित किया जाता है। और यही सब है आज के हमारे चर्चा का विषय। लेकिन आपकी पर्सनल फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कतर को 2010 में अनाउंस किया गया था कि वो 2022 का वर्ल्ड कप आयोजित करेगा। दोस्तों 2010 से करीबन 12 साल हो गए और कतर में इस दौरान कतर की पॉपुलेशन से 80% तक माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाया गया, यानी कि दूसरे देशों से काम करने वाले लेबर्स को, जिसमें से ज्यादातर आए थे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ऐसे ही देशों से। पर यहाँ पर हम बात करेंगे नेपाली लोगों की जिन्होंने कतर को विजिट किया और उनकी हालत से आप सबकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि नेपालियों ने इस कतर वर्ल्ड कप के आयोजन की डार्क रियलिटी को भी सामने लाकर रखा। कई सारे नेपालियों ने बताया कि उनके साथ जबरदस्ती होती थी, उनको जबरदस्ती काम कराया जाता था, वो अपनी जॉब को छोड़ नहीं सकते थे, साथ ही साथ उनके पेमेंट्स को रोक दिया गया था, जिसको लेकर उनको प्रोटेस्ट भी करने पड़े थे और उसके बाद उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। लेबरहरूको 3 महिना 4 महिनाको पैसा मात्र राखेको थियो। अरू त्यो सबै त्यो त्यहाँको फौजहरू बोलाएर सबैले यस्तो अब बसमा हिँड्ने त जेलमा लिएर गयो। कई सारी वीडियो सामने आई जिसमें नेपाली लोगों ने जाहिर किया कि कैसे कतर में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखा जा रहा है। एक जगह पर खाने के लिए भी कोई प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता था। दोस्तों ये वीडियो बहुत निराश करती है कि कैसी कंडीशन में नेपाली भाई लोगों को काम करना पड़ा। मेरो बेड है अहिले बस्ने ठाउँ नराम्रो छ कि अलि के अरे मान्छे धेरै बखरी भेडा जस्तै हालिदिएको छ। कतर में या फिर गल्फ में काम कर रहे नेपाली लोग कभी 3 या कभी 4 साल में एक बार घर जाते हैं सिर्फ। दोस्तों बात इतनी ही नहीं है, बात बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि नेपाल के एयरपोर्ट पे काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि हर दिन करीबन 2 से 3 नेपाली भाइयों लोगों की लाश आती है जो कि गल्फ कंट्री से आती है। सबै ठाउँ नेपालको कुना काप्चा सबै ठाउँ पुग्नुपर्छ हामी। आफूलाई पनि अब मन खिन्न हुन्छ अब यस्तो नेपाली दाजुभाइहरू यसरी बित्नु हुँदाखेरि। और ये चीज़ वो भी कह के दुखी होते हैं कि जब भी कोई बॉडी रिसीव होती है जो कि एक नेपाली भाई की है, जिसको रिसीव करते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ऑन एवरेज 2 से 3 डेड बॉडी गल्फ कंट्रीज से नेपाली की पर डे आती है। ये वही नेपाली लोग जो अपनी फैमिलीज के लिए सोचते हैं कि एक बेटर फ्यूचर हो, इसके लिए वो बाहर देशों में जाते हैं और काम करते हैं जाके। अब यो 14-15 घन्टा काम गरेर त्यो महिनाको 6-7 हजारले म कोठा भाडा तिर्ने कि बच्चाहरूको फी बुझाउने कि खाने कि आफू लाउने कि हुन्छ। यहाँभन्दा बरु विदेशमा गयो भने यसो 30-40 हजार त हुन्थ्यो, तर फ्यामिलीमा आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि जाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ। किसी का सपना होता है कि वो अपना पक्का घर बनवा ले, किसी का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे ले। और यहाँ पर गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कि काम तो दिया ही नहीं जाता है, साथ ही साथ जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनको लेकर भी कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है दूसरे देशों में, जिसके चलते उनके साथ ऐसे एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलते हैं। ये सारे लोग जो कि गल्फ और बहुत सारे विदेशों में जाकर काम करते हैं, इनसे जो पैसा आता है उससे नेपाल की इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है और नेपाल का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन रिजर्व इसी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता भी है।
लेकिन फिर भी नेपाली सिटीजन्स को लेकर गवर्नमेंट बिल्कुल सख्त नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना इसको शेयर कीजिए कि हर किसी तक ये पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस पर एक कमेंट जरूर लिखिएगा, नेपाली वांट जस्टिस। और ये नेपाल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कानों में जाए कि आखिर हर रोज 2 से 3 लाशें क्यों आ रही हैं नेपाली भाइयों की कतर और गल्फ कंट्री से। या तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए जहां पर अगर एक भी जान जाती है तो उसके लिए उस कंट्री को पूरी तरीके से जवाब देना पड़े और उस पर एक क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो। आज अमेरिका या फिर कई और डेवलप्ड कंट्री का कोई भी एक सिटीजन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको लेकर पूरा घमासान मच जाता है। और नेपाल के सिटीजन्स की 2 से 3 लाशें रोज आ रही हैं और नेपाल की गवर्नमेंट सो रही है, बहुत ज्यादा दुख देने वाला है। तो आप लोगों को बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्थानों ने फीफा से कहा है कि वो $440 मिलियन की रकम एक तरफ रखे जो कि इन माइग्रेंट वर्कर्स को दी जाए जिनकी कतर में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और उनका ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया है। दोस्तों आमतौर पर फीफा वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा स्टेबल साथ ही साथ डेवलप्ड नेशन यहाँ आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया था कतर ने, जिसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते रहे हैं। और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा फीफा का स्ट्रक्चर, यानी कि फीफा कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, जिसे रॉबर्ट ग्रीन द्वारा किया गया था, जिसमें शुरुआती तौर पर 7 देश थे और आज करीबन 211 टीम्स एफिलिएटेड हैं इससे। जो फीफा में किसी देश की ऑर्गेनाइजेशन लगती है जो कि फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में आप सुनकर शायद शॉक हो जाओ कि फीफा एक एनजीओ है, यानी कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारे सोशल वर्क करती है। इनके सोशल वर्क में जैसे कि सेव प्लैनेट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, ये सारी जो कैंपेनिंग है वो फीफा की ही है। दोस्तों अगर फीफा एक एनजीओ है तो इसको मैनेज कौन करता है, क्योंकि फीफा में तो बहुत सारा पैसा है। 2014 से लेकर 2018 के वर्ल्ड कप की बात करें, जिसमें 2018 का वर्ल्ड कप काउंट होता है, फीफा ने उन 4 सालों में करीबन कमाए हैं $6.4 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। साथ ही 2019 से लेकर 2022 के इस कार्यकाल में फीफा ने अभी तक की $7.4 बिलियन कमा लिए और ये ईयर अभी बाकी है। ये पैसा मिलता है बहुत सारे स्पॉन्सर से, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर। और शायद आपको ये सुनकर बहुत शौक लगेगा कि इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी फीफा को वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए चवन्नी भी नहीं लगती, यानी कि $1 भी नहीं खर्च करना पड़ता है। जो देश फीफा वर्ल्ड कप को अपने देश में आयोजित करता है वही सारे इंतजाम करता है फीफा के ऑर्गेनाइज करने का। फीफा की जो एनजीओ है वो सिर्फ जीतने वाले को प्राइज मनी देने का काम करती है और वही सिर्फ खर्च है फीफा का। और फीफा के सारे ही डिसीजन लेती है फीफा काउंसिल, जिसमें 37 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट होता है, साथ साथ 8 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और बाकी 28 मेंबर्स होते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म था कि फीफा कैसे काम करता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि 2010 में फीफा ने जो वर्ल्ड कप आयोजित करने के लिए 2022 में कतर को नॉमिनेट किया था, उसमें धांधली हुई थी, क्योंकि अभी तक की फीफा के 22 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन चली, जिसमें पता चला कि ये लोग बैड प्रैक्टिस करते थे, यानी कि ये लोग कुछ गलत करते थे और इन्हीं की वजह से कतर को नॉमिनेट किया गया कि वो फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित कराएगा। साथ साथ फीफा के 2010 के वो प्रेसिडेंट जिन्होंने नॉमिनेट किया था कतर को 2022 में इस वर्ल्ड कप को आयोजित करने के लिए, उन्होंने अभी ही बयान दिया कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को आयोजित करने को हम लोगों ने दिया। तो आखिरकार उन्हीं ने डिसीजन लिया और वही क्यों पलट रहे हैं इस डिसीजन से। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि दुनिया भर में एक नॉर्मल चीज़ है और कतर में वो सारी ही इलीगल है। जैसे कि LGBTQ समाज वो कतर में टोटली बैन है और वो जो रेनबो वाले फ्लैग होते हैं जो कि इन कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कतर में बैन है। लेकिन पूरी दुनिया में वो एक नॉर्मल लोग हैं, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए कतर के ऊपर। साथ ही साथ अल्कोहल को लेकर भी कतर के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। कतर ने इस वर्ल्ड कप में अल्कोहल स्टेडियम में अलाउ ही नहीं किया, तो इस पर भी बहुत सारे सवाल उठते रहे, क्योंकि जो लोग अल्कोहल के साथ मैच को एंजॉय करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ तीसरी प्रॉब्लम तो माइग्रेंट वर्कर्स की थी, जिनकी हमने जिक्र किया था कि कैसे उन माइग्रेंट वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कतर ने किया और उसकी अभी पूरी रिपोर्ट्स आनी बाकी भी है। कतर ने खुद बताया कि उसने $2000 बिलियन फुटबॉल वर्ल्ड कप को आयोजित करने के लिए खर्च किए, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो कि कतर के अपने निजी कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि एक मेट्रो लाइन जो कि स्टेडियम्स तक पहुंचाती है। साथ ही साथ कई सारी एकोमोडेशन के लिए पूरे शहर और बिल्डिंग्स को बनाया गया, बहुत सारे एयरपोर्ट्स उनको एक्सपैंड किया गया, लेकिन फिर भी कतर को बिलियंस ऑफ डॉलर तो खर्च करने ही पड़े, क्योंकि कतर ने करीबन 7 स्टेडियम बनाए जो कि ये फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित कर रहे थे। और इन्हीं सब कंस्ट्रक्शन और इन्हीं सब चीज़ों में बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ माइग्रेंट वर्कर्स का, नेपालियों का, साथ साथ दुनिया भर के आने वाले वर्कर्स का, यानी कि जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को बनाया उन्हीं के साथ अत्याचार हुआ
और उन्हीं को पूछा नहीं जा रहा है इस वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि इतना सारा अगर एक देश का पैसा लगता है तो क्यों वो फीफा जैसे वर्ल्ड कप को अपने देश में आयोजित करता है। दोस्तों, ऐसे बड़े इवेंट्स को आयोजित करने से एक देश काफी ज्यादा मजबूत पोर्ट्रे होता है पूरे वर्ल्ड में। साथ साथ कई सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे बड़े इवेंट से बहुत सारे टूरिस्ट कतर में आते हैं, क्योंकि हमने देखा कतर में 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोग कतर में आए हैं, जिससे उस कंट्री में जीडीपी बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। तो आवाज बनी नेपाली लोगों की जिन्होंने वर्ल्ड कप को आयोजित करने में कतर में अपनी जान गंवाई, और हर रोज गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे नेपाली लोग ऐसे ही जान गंवाते हैं। इसीलिए आपका आवाज़ उठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक, इस पर लाइक ज़रूर दबाइएगा, एक कमेंट लिखिएगा, ताकि गवर्नमेंट और सरकारी ऑफिसर्स की भी आंखें खुले। और वो आंखें खोलना आप ही कर सकते हैं, पब्लिक प्रेशर ही कर सकता है और कुछ नहीं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी हो और इससे आप लोग एक रिजल्ट पे पहुंचे हो कि हाँ, ये चीज़ें गलत हो रही हैं। धन्यवाद। NI न्यूज़।